हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं ब्रेन डेस्क EDU। जैसा कि हमने अपनी सीरीज शुरू की है आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, ठीक है, और इसके बारे में हमने अभी तक 3 लेक्चर हम देख चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही ये पार्ट है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं। हमने इसके 3 लेक्चर देख लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था जो कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे थे, शॉर्ट टाइटल्स, कमिटमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखा था। आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारी 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, साथ ही साथ CDL कोलकाता के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो पूरे इंडिया के जितने भी टेस्टिंग होती है क्वालिटी ऑफ चेक करने के लिए ड्रग्स के लिए, तो वो ये एक हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की, जो कि इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है पूरे के पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे इंडिया में हर स्टेट के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब के बारे में आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और साथ ही साथ हम अपना वही जो हम देखते हैं आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके चलेंगे आपके साथ में। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है आपकी, जिसके अंदर पहले ही सेक्शन 5 में, ठीक है, सेक्शन 5 के अंडर में आता है आपका द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम DTAB के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेटरी है, जब ये एक्ट बना था, कोई एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा जो कि बोला जाएगा या उसका नाम बनाया जाएगा द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब ये क्या करेगा, ये एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो रेगुलेट कर सके ड्रग, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस रिलेटेड सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, जितने भी रेगुलेशंस है, सब कुछ। तो ये क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करूँ कि जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो तो बन गया। अब यहाँ पर जब ये एक्ट बन गया तो इसको गवर्नमेंट के अंदर रन कराना है। अब रन कराने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के या ड्रग्स के स्पेसिफिक हम एक्सपर्ट की एक टीम बनाते हैं जो गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको एडवाइस करेगा ऑन अ टेक्निकल मैटर। अब ये टेक्निकल वर्ड ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों टेक्निकल मैटर में ये एडवाइस करेगा? क्योंकि ड्रग रिलेटेड जो नॉलेज है, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जिनको ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिसीजन लेना चाहिए, कौन से रेगुलेशन इंडिया के अंदर चलने चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन से अमेंडमेंट आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर करने चाहिए। उन सारे के सारे टेक्निकल मैटर्स पे हमारा DTAB जो है वो हेल्प करता है, जिनके अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से इसके मेंबर होते हैं, कौन इसका चेयरपर्सन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल मेंबर्स के जो नंबर होता है वो आपका 18 होता है, जिसके अंदर आपके 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 5 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, उनके क्या क्लाउज हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल एज सून एज मे कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड, जो कि कहलाएगा आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट टू कैरी आउट द फंक्शन। अगर कोई और भी फंक्शन असाइन किए जाते हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड को, तो वो सारे के सारे फंक्शन आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, प्ले करेगा। साथ ही साथ अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन में समझें तो ये हमारी इंडिया की हाईएस्ट स्टेटूटरी आपकी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा लीगल बोर्ड है जो कि सेक्शन 5 के अंडर बनाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये आपका इसका जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी की तरह ये काम करता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आपके मैटर रिलेटेड होते हैं, किससे, रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस एंड अदर प्रोडक्ट्स जो इस एक्ट के अंडर में आते हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी की सारी एडवाइजरी जारी करेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यूनिफॉर्मली काम कर रहा है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, सजेशन देगा, एडवाइस करेगा, साइंटिफिक एडवाइस तो देगा ही देगा गवर्नमेंट को। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ सेफ है या नहीं है, ये भी इस इंश्योर करने की जिम्मेदारी इसी की है, क्योंकि जितने भी पब्लिक लॉ और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, कंपनी उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए भी ये काम करेगा, ताकि जो मेडिसिन है वो और ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। इसके साथ में
टेक्निकल रेगुलेशन के फ्रेमिंग में ही हेल्प करेगा, और जितने भी अमेंडमेंट अगर होने हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उसके लिए भी ये हेल्प करता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। और मोस्टली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो इससे पहले एक चीज़ और हुई थी, जैसा कि हम जब अमेंडमेंट वाली क्लास ले रहे थे तो 1962 के अंदर जो आपका डीटैप था उसके जो मेंबर्स थे उनका नंबर्स बहुत कम था। बाद में इसको एक्सपेंड किया गया ताकि इसका काम और वर्क फ्लो अच्छे से किया जा सके। अब क्लियर है। अब यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर क्लॉज है उसके अंदर पहले ही पॉइंट में लिखा है कि इस पर्टिकुलर डीटैप का चेयरमैन कौन होगा। तो हमारे इंडिया का जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा और वो आपका इसका चेयरमैन बनेगा। ठीक है। साथ ही साथ द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो आपका DCGI जिसको आप बोलते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी पोस्ट में क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, वो कौन होगा, वो भी इसका मेंबर होगा। लेकिन इसका चेयरमैन कौन होगा, वो होगा आपका DGHS जो आज के टाइम पर होगा। और इसके अलावा और भी मेंबर है, उसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। इसके अंदर टोटल एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का नंबर जो रहेगा वो 8 रहेगा। नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे आपके 5 और इलेक्टेड मेंबर रहेंगे आपके 5। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ मेंबर रहेंगे उन नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर उनका जो टाइम पीरियड होगा वर्किंग का वो 3 इयर्स के लिए रखा जाएगा, यानी कि परमानेंट मेंबर नहीं होंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उन्हीं बाकी जो मेंबर्स हैं उनको रीनॉमिनेट कर सकती है और जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको भी री इलेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ मेंबर जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, अभी हम ये क्लॉज पढ़ेंगे आपके, इन क्लॉज के अंदर में अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसको मेंबरशिप उसकी पोस्ट की वजह से मिली है, अगर वो पोस्ट उसके हाथ से चली जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, वो जब तक ही मेंबर रहेंगे डीटैप के जब तक वो उस पोस्ट पर हैं, अदरवाइज वो उसके मेंबर नहीं रहेंगे। तो चलिए एक करके हम पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे DGHS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो इसके चेयरमैन रहेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसके मेंबर होते हैं। दूसरा इसका डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL कोलकाता के डायरेक्टर इसके मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI कसौली, वो भी इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर इंडियन IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका इज्जत नगर बरेली में है, वो इसके मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर। साथ ही साथ PCI और MCI के दोनों प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं। और लास्ट में डायरेक्टर ऑफ CDRI वो भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं डीटैप के। इसको सिंपल से ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं, 2D प्लस 3D प्लस 2P इक्वल्स टू 1D। ऐसे मतलब मैं याद रखता हूँ। 2D से मतलब यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी हमारे हाईएस्ट जो मेंबर्स हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS, तो यहाँ पर DGHS ठीक है और DCGI ये आपके मेन रहते हैं इसके, लेकिन इसका चेयरमैन DCGI नहीं होता, DGHS होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। साथ ही साथ 3 डायरेक्टर, कहाँ के डायरेक्टर आपके, CDL कोलकाता के, CRI के और IVRI के 3 डायरेक्टर रहते हैं। 2P बोले तो 2 प्रेसिडेंट, किस के प्रेसिडेंट, एक आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के दोनों प्रेसिडेंट होंगे। और लास्ट में हमारा 1D यानी कि एक डायरेक्टर आपका CDRI से रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। टोटल 8 मेंबर रहते हैं आपके डीटैप में एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब यहाँ पर कुछ और क्लॉज दिए गए हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो अदर मेंबर हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्लॉज है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्टेड मेंबर की बात करी जा रही है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो टोटल इनके 5 होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिए कौन से हैं आपके जितने भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन आपका नॉमिनेटेड और इलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो कौन कौन होंगे, ऐसे 2 स्टेट के ऑफिसर होंगे, ड्रग कंट्रोलर होंगे, जो भी टेक्निकल मैटर्स होंगे स्टेट के
वो रहेंगे आपके नॉमिनेटेड मेंबर। यानी कि ये 2 मेंबर हैं, ये स्टेट के अंदर होने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो असाइन करे जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर आपके 2 मेंबर हो जाएंगे जो कि स्टेट के कौन होंगे, ड्रग कंट्रोलर होंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कहाँ का, जो कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, वो जितनी भी इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। साथ ही साथ 2 आपके कौन होंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे, नॉमिनेट किए गए होंगे। तो टोटल इसके 5 मेंबर यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेंबर हैं, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई क्या कर सकती है, एक फार्मेसी टीचर को इलेक्ट कर सकती है, जो कौन हो, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी का एक टीचर हो सकता है, वो इसको इलेक्ट कर सकती है। तो एक मेंबर हमारा यहाँ से हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्जेक्यूटिव कमेटी जो है आपकी एमसीआई की, वो भी क्या कर सकती है, एक मेडिकल टीचर को इलेक्ट करेगी जो आपका मेडिसिन या थेराप्यूटिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा। तो एक मेंबर हमारा एमसीआई की तरफ से हो जाता है। दूसरा, गवर्निंग बॉडी ऑफ आईसीएमआर, एक फार्माकोलॉजिस्ट यहाँ से इलेक्ट करती है, तो एक फार्माकोलॉजिस्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मेंबर आपके आईएमए से रहते हैं जो कि आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और दूसरा एक आईपीए से रहते हैं जो आपके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के रहते हैं। तो टोटल यहाँ पर एक मेंबर यहाँ से हो जाएगा, एक मेंबर यहाँ से हो जाएगा, तो टोटल 5 मेंबर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये देखते हैं कि क्लॉज क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं। 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई from among teachers pharmacy or pharmaceutical chemistry or pharmacognosy on the staff of Indian university or college affiliated to देयर टू। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पीसीआई चाहे, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा हो, अपॉइंटेड हो एज अ टीचर, और किस स्पेसिफिक फील्ड का हो, या तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो या फार्माकोग्नोसी का हो, वो क्या बन सकता है, इलेक्ट किया जा सकता है फॉर द मेंबर ऑफ डीटैप। ठीक है, इसके साथ साथ में एक पर्सन जिसको इलेक्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि क्या हो, आपके किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर या ऐसे कॉलेज जो इंडियन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनके अंदर टीचर हो, या तो वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो या फिर थेराप्यूटिक डिपार्टमेंट में हो। तो ये आपके इलेक्टेड मेंबर हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्लॉज दिया गया है कि 1 person टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ऐसा कोई मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो हो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। साथ ही साथ 1 फार्माकोलॉजिस्ट आईसीएमआर से आएगा आपका, तो ये इलेक्ट किया जा सकता है बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक फार्माकोलॉजिस्ट होगा आपके इलेक्टेड मेंबर में। आपकी क्लॉज अगर इसकी बात करें तो 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन से होगा, यानी कि एक आईएमए से होगा और एक आईपीए से होगा। ये वही 2 बॉडी हैं जिनको किसने, महादेवलाल सर्राफ ने फॉर्म किया था। एजुकेशन वाली वीडियो में हमने इसमें डिस्कस किया है। 2 person आपके कहाँ से होंगे, होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट हो सकते हैं और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। तो यहाँ से हमारे टोटल 5 मेंबर बनते हैं आपके, जो कि डी टैप के मेंबर होते हैं। अब इसमें जो स्पेशल क्लॉज है वो हम देख लेते हैं कि वो स्पेशल क्लॉज है क्या। तो आपका ये 3rd वाले पॉइंट में कहता है, द नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड shall hold office for 3 years but shall eligible for renomination and re-election। यानी कि जितने भी आपके नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर होंगे उनका जो वर्किंग टाइम रहेगा, जो ऑफिस में वो काम करेंगे, वो 3 साल का रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी है वो चाहे तो उन्हें क्या कर सकती है, री नॉमिनेट कर सकती है या री इलेक्ट कर सकती है। ये एलिजिबिलिटी इनके पास रहती है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़ो है एक, इसके अंदर में ये बताएगा जी, जैसे हमने देखा कि यहाँ पीसीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई क्या कर सकती है, एक टीचर को क्या कर सकती है, मेंबर बना सकती है, इलेक्ट कर सकती है, जो कौन हो, या तो फार्मेसी फील्ड या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी को बिलोंग करता हो। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, पर्सन नॉमिनेटेड इलेक्टेड एज केस में अंडर क्लॉज, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लॉज 10 और क्लॉज आपका 9th में और क्लॉज आपका 11th में और क्लॉज में सब सेक्शन जो दिया गया है, सेल होल्ड ऑफिस सो लॉन्ग एज द होल्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफिस बाय द वर्च्यू विच वॉज नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। सिंपल मीनिंग में अगर कहें कि जैसे कि पीसीआई, एमसीआई और जहाँ पर वो क्या है,
उस ऑफिस को होल्ड करता है, यानी कि जब तक उसकी वहाँ पर जॉब है या फिर ज्वाइनिंग है और जब तक उसका ऑफिस है उस पर्टिकुलर टाइम तक, तब तक वो मेंबर रह सकता है जब नॉमिनेट उसको किया गया है। अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाता है तो वो उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर प्रोविज़ो ऐड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, द बोर्ड में सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक बाय लॉज फिक्सिंग द क्वेरम एंड रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑल बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय इट। यानी कि अगर जैसे कि ये बोर्ड है क्या कर सकता है, देखिए बायलॉज क्या होता है, ये बायलॉज आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायलॉज कहने का मतलब ये है कि लोकल रेगुलेशन के लिए या फिर आपको कुछ भी लोकल रेगुलेट करना है, जैसे सोसाइटी के अंदर या सब कमेटी आपको बनानी है। फॉर एग्जांपल डीटेप चाहता है कि वो कुछ सब कमेटी बनाए, सब लॉ बना दे जिनको हम बायलॉज कहते हैं, जैसे कि सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक लॉ होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एक स्पेसिफिक बायलॉज बना सकता है ताकि जितने भी क्वेरम या मीटिंग्स वगैरह हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, अपने प्रोसीजर कंडक्ट कराने के लिए, जिससे जितने भी बिजनेस या फिर डीटेप कोई भी फंक्शन कराना चाहता है वो स्मूथली इजीली कंडक्ट कराया जा सके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या है, अथॉरिटी होती है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें, द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट सब कमेटी और में अपॉइंट टू सच सब कमेटीज फॉर सच पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 years as it may decide or temporarily for the consideration of particular matters person who are not members of the board। इस पर्टिकुलर क्लॉज को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ये है कि अगर डीटेप को कोई भी फंक्शन अपना प्रोड्यूस कराना है या काम कराना है तो वो क्या कर सकती है, वो अपनी खुद की सब कमेटी बना सकती है। अब यहाँ तो मेंबर फिक्स है, तो डीटेप के पास में ये अथॉरिटी होती है कि जो अभी भी आपके डीटेप के मेंबर नहीं है तो ये क्या कर सकती है, 3 साल का जो पीरियड है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इनको जितने भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो इनकी सब कमेटी में आएंगे उनको क्या कर सकती है, हायर कर सकती है स्पेसिफिकली फॉर 3 years के लिए, ताकि ये कोई काम अपना करा सके। जैसे वैक्सीन का सर्वे कराना है, कोविड-19 जो वैक्सीन दिया गया था, तो इंडिया के अंदर वैक्सीन का स्टेटस कैसा है, प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए डीटेप क्या कर सकती है, कोई एक सब कमेटी बना सकती है। और इन सब कमेटी के अंदर में जितने भी मेंबर्स होंगे दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द बोर्ड, यानी दे आर हु आर नॉट पार्ट ऑफ द या मेंबर ऑफ द बोर्ड, तो उनको क्या कर सकती है, टेम्पररी बेसिस पर उनको क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर मैटर्स में असाइन कर सकती है फॉर पर्टिकुलर कमेटी को रन कराने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, द फंक्शन ऑफ बोर्ड में बी एक्सरसाइज नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ एनी वैकेंसी देयर इन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि डीटेप के अंदर टोटल मेंबर जो हैं वो 18 हैं, ठीक है। अगर बाई चांस किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करता था, वो रिटायर हो गया, डेथ हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ हम कह सकते हैं कि 18 से डीटेप के मेंबर सिर्फ 16 रह गए, तब भी डीटेप का जो फंक्शन है वो उतना ही लीगली वैलिड होगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में री इलेक्ट कर लिया जाए, री ज्वाइन करा लिया जाए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो उस पोजीशन को होल्ड करेगा, लेकिन जब तक वो पोजीशन खाली है, वैकेंट है या वैकेंसी उस पर्टिकुलर जगह पर है, तब तक जितने भी मीटिंग्स होंगी, जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो एज इट इज़ लीगल माने जाएंगे डीटेप के द्वारा, जो ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है। साथ ही साथ ये अगला पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint a person to be the secretary of the board and shall provide the board with such clerical अदर स्टाफ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरेशन नेसेसरी। यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है ताकि डीटेप के अंदर अगर उनको कोई क्लरिकल स्टाफ चाहिए, कोई सब स्टाफ चाहिए, कोई भी मेंबर चाहिए टेक्निकल मैटर्स को रन कराने के लिए, ताकि डीटेप का काम बहुत आसानी से चल सके, तो उसको ये पावर दी जाती है कि वो क्या कर सकता है, मेंबर्स को अपॉइंट करा सकता है डीटेप के अंदर, ताकि उनका काम बहुत ईजिली कराया जा सके। अगर हम सिंपल समरी में इसको समझें तो पहला आपका जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि जितने भी डीटेप के मेंबर रहेंगे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होगा, 3 साल का होगा। लेकिन उनको क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से रीनॉमिनेट कर सकती है या फिर री इलेक्ट उनको किया जा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। अगर हम क्लास 4 की बात करें यहाँ पर, तो मेंबर्स सिलेक्टेड बिकॉज द पर्टिकुलर पोस्ट रिमेन मेंबर ओनली वाइल होल्डिंग दिस पोस्ट। यानी कि अगर किसी टीचर को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट
के डी टैब में मेंबर बनाया गया है, तो जब तक वो पर्टिकुलर पोस्ट को असाइन करते हैं, उसके मेंबर रहते हैं, तब तक ही वो डी टैब के मेंबर रहेंगे। यहाँ अगर वो रिटायर हो जाते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो दे विल ऑटोमेटिकली बी द वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के मेंबर नहीं रह सकते। ये आपका क्लॉज 5 कहता है। ये एक पर्टिकुलर प्रोविजो है आपका डी टैब के सेक्शन के अंदर। अगर हम क्लॉज 5 के सेक्शन 5 के 5 क्लॉज की बात करें, तो यहाँ पर ये कहता है आपका द बोर्ड कैन मेक बाय लॉ। अब बाय लॉ क्या होते हैं? आपके लोकल लॉ होते हैं, सोसाइटी के लॉ होते हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉर्म्स के लॉ होते हैं, जिनका लीगली ही एक्सेप्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है? विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डी टैब चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके कुछ अपने बाय लॉज बना सकते हैं, ताकि काम और ज़्यादा स्मूथली किया जा सके। आपका जो सेक्शन 5 का 6 नंबर का क्लॉज है, वो ये कहता है कि द बोर्ड कैन क्रिएट सब कमेटी एंड अपॉइंट आउटसाइड एक्सपर्ट अप टू 3 years और टेम्पररी बेसिस। यानी कि अगर डी टैब को ज़रूरत पड़ती है तो वो सब कमेटीज़ बना सकती है, और उसके लिए जो एक्सपर्ट चाहिए उनको आउटसाइड से क्या कर सकती है? हायर कर सकती है, ताकि जो काम है वो इजीली कंडक्ट कराया जा सके। या तो उनको 3 साल के लिए हायर करेगी, या फिर एक टेम्पररी पीरियड जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए जो वैकेंसी निकलती हैं, तो वो इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए निकलती हैं कि उनको कोई स्पेसिफिक काम कराना होता है, और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो इसमें हेल्प कर पाएँ। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम सेक्शन 5 के 7 क्लॉज की बात करें, तो बोर्ड कंटिन्यू टू फंक्शन इवन देयर इज़ अ वैकेंसी। अगर डी टैब के अंदर अगर एक आध वैकेंसी खाली भी है, या उसके मेंबर्स में कमी हो गई है, तब भी ये बोर्ड अपना फंक्शन को क्या करेगा? कंटिन्यू रखेगा। साथ ही साथ हम इसकी क्लॉज की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी एंड प्रोवाइडेड द नेसेसरी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, और यहाँ पर जो वर्ड लगा हुआ है, एक उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि उसको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लोग उनको हायर करना है। क्लरिकल स्टाफ हो गया, टेक्निकल स्टाफ हो गया, सब स्टाफ हो गया, जितने भी मेंबर्स चाहिए फॉर रनिंग स्मूथली द डी टैब, तो वो क्या कर सकता है? उनको हायर कर सकता है एज पर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका क्या? डी टैब। तो डी टैब आपको एकदम से क्लियर हुआ। डी टैब हमारा क्या है? हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि इंडिया के अंदर रूल्स रेगुलेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करती है, जो कि स्टेट और सेंट्रल के मैटर्स में, टेक्निकल मैटर्स में हेल्प करती है। इसके अंदर टोटल हमारे कितने 18 मेंबर होते हैं, जिसमें से आपके 8 कौन होते हैं? आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 5 आपके इलेक्टेड और 5 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और इसमें क्या है? इन जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। उनको वापस से री नॉमिनेट किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हमारे प्रेस्टिजियस लेबोरेटरी जो है आपकी CDL, यानी कि द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में यहाँ पर बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल, उस टाइम पे तो हमारे पास कोई ऐसी लेबोरेटरी थी नहीं जो क्या कर सकती थी? किसी भी ड्रग की टेस्टिंग कर सकती थी, या कोई भी काम यहाँ पर किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? जब ये एक्ट लागू करना है, तो उनको जितना जल्दी हो सके एक क्या करनी है? ड्रग लेबोरेटरी बनानी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनानी है, अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसे डायरेक्टर के कंट्रोल में जो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया होगा। टू कैरी आउट द फंक्शन एंट्रस्टेड टू इट बाय दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड अंडर दिस चैप्टर। यानी कि वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जितने भी नॉर्म्स दिए गए हैं, या जितने भी रूल्स बनाए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके प्रति वो जितने भी फंक्शन उसको करने होंगे, वो काम करेगा। नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट किया जाएगा। रेस्पॉक, अब यहाँ पर क्या है? एक इन्होंने प्रोविजियो भी ऐड किया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। provided that if central government so prescribe the function of central drug laboratory in the respect of any drug or class of drug or cosmetic or class of cosmetic shall be carried out the central research institute Kasoli or at any other prescribed laboratory, and the function of the director of the central drug laboratory in respect of such drug or class of drug। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं और ये एक्सरसाइज की जा सकती है बाय द डायरेक्टर दैट इंस्टीट्यूट ऑफ अदर लेबोरेटरी। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे
तो वो डायरेक्टर से डिस्कस करके यहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब चाहे वो स्पेसिफिक ड्रग हो या फिर स्पेसिफिक कॉस्मेटिक हो, उसके प्रोडक्ट की जांच क्या कर सकती है, फॉर एग्जांपल किसी अदर लेबोरेटरी से जो सेंट्रली ऑथराइज है उससे क्या करा सकती है, रिसर्च उसके ऊपर या टेस्ट करा सकती है। जैसे कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली से अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की उनको जांच करानी है तो क्या कर सकती है, उसको करा सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजो। जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है वहीं CDL में ही कराना है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से करा सकती है। साथ ही साथ इनका दूसरा जो पॉइंट है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद बोर्ड मेक रूल्स प्रिस्क्राइब एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि अपने DTAP जो बोर्ड है उससे डिस्कस करके सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को क्या काम करना है उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना सकती है आफ्टर द डिस्कशन। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज़ है द प्रोसीजर फॉर सबमिशन to said laboratory under chapter 4th and chapter 5th for a samples of drug or cosmetic for analysis or test, the forms of laboratories reports thereon, the fees payable in respect to such reports। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किस तरीके से आपको क्या करना है, CDL के पास में सैंपल भेजना है, कौन से सैंपल आप भेज सकते हैं, कितनी उसकी फ़ीस रहेगी, रिपोर्ट का प्रोसेस क्या रहेगा। यानी कि जो भी प्रोसीजर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कराना है, ड्रग को टेस्ट कराना है, उसका प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारी सेंट्रल लेबोरेटरी है क्या, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो आपकी है CDL इज द नेशनल अपेक्स ड्रग टेस्टिंग बॉडी लेबोरेटरी, यानी कि हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट नेशनल अपेक्स बॉडी है जो क्या करती है, ड्रग की टेस्टिंग करती है। ये इस्टेब्लिश करी गई है, सेक्शन बहुत जानना जरूरी है, जैसे कि आपका DTAP सेक्शन 5 के अंडर है और आपकी जो CDL है वो सेक्शन 6 के अंडर क्या करी गई है, इस्टेब्लिश की गई है, ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब यहाँ पर क्या है, इट्स फंक्शन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेगी, जिसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी जो पूरे के पूरे CDL को रन करेगा। साथ ही साथ इट्स प्राइमरली responsibility to its perform testing, analysis, quality evaluation and certification of a drug and cosmetic, certain medical products such as prescribed under the act and rule। जो भी एक्ट एंड रूल के अंडर में प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है कि इसकी आपको टेस्टिंग करनी है, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर भेजे या कोई और भेजे, तो उसको क्या करना होता है, CDL उसको टेस्ट करती है, ये CDL के पास में राइट होता है और इसकी रिपोर्ट हर पर्सपेक्टिव से क्या मानी जाती है, स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड मानी जाती है। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करता है कि ड्रग की क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ ड्रग आपकी सेफ है नहीं है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। और जितनी भी इंपोर्ट होकर ड्रग आती है उनके सारे सैंपल CDL ही चेक करता है और उसके जो सब लेबोरेटरीज़ हैं या अदर सेंट्रल लेबोरेटरीज़ हैं उनके पास जाते हैं ताकि वो क्वालिटी और सेफ्टी को चेक कर सकें, ताकि इंडिया के अंदर जो भी ड्रग आपकी रेगुलेट हो या मार्केट में आए वो सेफ़ हो और अच्छी क्वालिटी की हो, जिससे क्या है, जितने भी हमारे नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। अब ये हाईएस्ट गवर्नमेंट रेफरेंस लेबोरेटरी है, यहाँ की रिपोर्ट आपकी सबसे ज़्यादा रेफरेंस रिपोर्ट मानी जाती है। ये सपोर्ट करती है आपकी रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस को, जिससे क्या साइंटिफिक एनालिसिस वैलिड मानी जा सके। साथ ही साथ कौन कौन सैंपल दे सकता है, जैसे कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर दे सकते हैं, कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग अगर कोई प्रोडक्ट में फॉल्स पाया जाता है, फेक पाया जाता है, मिस ब्रांडेड पाया जाता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, आदेश करता है कि CDL की रिपोर्ट ले आओ, इससे ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का है या नहीं है। साथ ही साथ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कर सकती हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी चाहें तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से क्या करा सकती हैं, टेस्टिंग करा सकते हैं किसी भी सैंपल की, जिसके ऊपर अगर हमें क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि CDL ने इसको क्या कर रखा है, टेस्ट कर रखा है। अब जो एक प्रोविजो था उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर लिखा था प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो प्रिस्क्राइब फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इसका पहला मतलब यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो असाइन कर सकती है स्पेसिफिक टेस्टिंग वर्क, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर उन्हें क्या कर सकता है, CDL में उन्हें टेस्ट नहीं कराना है तो वो किसी अनदर लेबोरेटरी में क्या कर सकती हैं, उसको टेस्ट करा सकती हैं। दिस मे बी फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग और कॉस्मेटिक, और इसके साथ साथ में ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं होगा, ये
पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, चाहे वो ड्रग हो या कॉस्मेटिक हो। साथ ही साथ वन सच लेबोरेटरी, जैसे कि आपका यहाँ पर मेंशन किया गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI कसौली, उसके अंदर क्या कर सकते हो आप टेस्ट करा सकते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राइट रहेगा। साथ ही साथ अदर प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरीज में भी ऑल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन। जरूरी नहीं है कि CRI से ही आपको टेस्ट कराना है, अगर गवर्नमेंट चाहती है जितनी भी सेंट्रल रजिस्टर्ड आपकी क्या है लेबोरेटरीज हैं वहाँ से भी क्या करा सकती है, टेस्टिंग करा सकती है। अब ये क्या है, द डायरेक्टर ऑफ दैट लेबोरेटरी एक्सरसाइज द पावर्स फॉर दैट वर्क। अब जो वहाँ CDL का डायरेक्टर है उसके पास ही पावर होती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कराएगा, वो अलग जगह से टेस्ट करा सकता है। ये प्रोविजन आपको एकदम क्लियर होगा। साथ ही साथ उसमें कुछ सब सेक्शंस भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सच अदर मैटर्स एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट to enable said laboratory to carry out its function and the matters necessary to be prescribed for the purpose of provision on subsection। इनके बारे में सिंपल डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए ये दोनों मैटर, दो पॉइंट हैं जो लास्ट में मेंशन है आपके CDL के, उनका सिंपल कहने का मतलब इतना सा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल बना सकती है आपके CDL के लिए जो नेसेसरी लगता है, जिससे क्या है CDL का फंक्शन ईजिली किया जा सके। साथ ही साथ ये जो रूल्स हैं वो हेल्प करेंगे लेबोरेटरी को, ताकि वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली और एफिशिएंटली क्या कर सके, रन कर सके। इसके अलावा ये क्लॉज ये प्रोवाइड करता है ताकि जितने भी जो लेबोरेटरी फंक्शन उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले और साथ ही साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टैंडर्ड सही हो, और ये इंश्योर करता है कि स्मूथ वर्किंग आपकी क्या चल सके, CDL की स्मूथ वर्किंग को प्रॉपरली चलाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सच अदर मैटर्स एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू एनेबल दिस सेड लेबोरेटरी टू कैरी आउट ऑफ इट फंक्शन। यानी कि अगर उन्हें लगता है तो कुछ रूल्स बना सकते हैं जिससे क्या है जितने भी प्रॉपर फंक्शन चल रहे हैं CDRI के आपके CDL के, वो प्रॉपरली चल सके एज पर द रूल्स। और जो दूसरा क्लॉज F दिया गया है उसके अंदर है द मैटर्स नेसेसरी टू बी प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन। यानी कि गवर्नमेंट मेक रूल्स रिलेटेड टू द प्रोविजन सब सेक्शन, जो आपका सेक्शन 6 फर्स्ट था उसके अंदर क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। दीज रूल्स स्पेसिफाई व्हेन द अनदर लेबोरेटरी विल परफॉर्म। यानी कि जब हम देख रहे थे कि उस प्रोविजो के अंदर यहाँ पे हम किसी और ड्रग से टेस्ट करा सकते हैं, तो ये क्या करेगी, परफॉर्म करेगी CDL के फंक्शन। दे आइडेंटिफाई द ड्रग एंड कॉस्मेटिक कवर्ड, कौन कौन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ड्रग की टेस्टिंग हमें दूसरी लेबोरेटरी में करानी है, CDL के अंदर नहीं करानी है, तो इस तरीके के रूल्स भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है। दे स्पेसिफाई द लेबोरेटरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग। जैसे कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की जो टेस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ CRI में, कसौली में ही होगी, तो ये गवर्नमेंट रूल बना सकती है फॉर चेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो आपका है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये बहुत ही स्पेसिफिक कमेटी है जो कि आपका काम करती है, और ये आपकी बनाई गई थी सेक्शन 7 के अंडर में। तो अगर सेक्शन पूछा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी किस सेक्शन के साथ में बनाई गई थी, तो ये आपके सेक्शन 7 के अंडर में बनाई गई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, जब भी मैंडेटरी वर्ड लगता है तो सेल हम लगाते हैं। मे का मतलब क्या है कि इसको इतनी इमीडिएट बेसिस या इमीडिएट इफेक्ट के साथ बनाना नहीं है, लेकिन इसको आपको बनाना है। मे कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू कॉल्ड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या करेगी, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमा द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी अदर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। सिंपल मीनिंग में हम कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बॉडी बनाएगी जिसको हम ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी कहेंगे, जो कि एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, साथ ही साथ DTAP को भी, जिससे क्या है जो हमारा एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब जब इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो कंसल्टेशन के लिए द कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, जो कि हर स्टेट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यूनिफॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड ही कमेटी डील करती है। साथ ही साथ अगर हम इसके मेंबर की बात करें तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी सेल कंसिस्ट 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट to be nominated by the government and 1 representative of each state
टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या समझे? यहाँ पर सिंपल कहने का मतलब ये है कि इस कमेटी के अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी इन दिस पर्टिकुलर मैटर, और साथ ही साथ जितनी भी स्टेट हैं आपकी वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि जितनी भी स्टेट है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो किसके द्वारा चयन किया जाएगा? उसका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसका चयन किया जाएगा। साथ ही साथ हम इसके अदर क्लॉज की बात करें तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी shall meet when the required to do so by the central government and shall have power to regulate own procedure। अब यहाँ पर सिंपल से मीनिंग में बताया गया कि जो ड्रग हमारी कंसल्टेटिव कमेटी है ये क्या कर सकती है, अपनी कुछ स्पेसिफिक मीटिंग कर सकती है, कुछ डिस्कशन कर सकती है अपने ओन प्रोसीजर को अच्छे से रन करने के लिए, ताकि ये इंश्योर कर सके कि सारी की सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं नहीं चल रही हैं। इसलिए क्या है, व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड shall have power to regulate its own procedure। इनके पास में ये पावर भी होती है कि अपना प्रोसीजर खुद से रन कर सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, एक एक्स्ट्रा क्लॉज दिया गया है कि जो भी सेक्शन आपके सेक्शन 5 और सेक्शन 7 हैं वो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग के ऊपर क्या होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। नथिंग कंटेन इन सेक्शन 5-7 सेल अप्लाई टू आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। इनके लिए अलग से बॉडी बनाएंगे, जिनमें हमने बताया कि आपकी ASU ड्रग के लिए अपना अलग से आपका DTAP बनेगा, साथ ही साथ ASU ड्रग के लिए अपनी उनकी खुद की ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी। तो ये क्या है, अलग अलग इनकी बॉडी है, उसके ऊपर आयुर्वेदा और ASU ड्रग के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी कमेटी है। ये कॉन्स्टिट्यूट होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब इनका क्या नाम है कि अनलाइक DTAP विच प्रोवाइड द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवाइस टू DCC का काम यहाँ पर मेनली ये होता है क्योंकि ये टेक्निकल और साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन DCC ये इंश्योर करती है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द इंडिया यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंश्योर करती है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका मेन फंक्शन रहता है और इसके लिए अलग अलग क्लॉज बनाए गए ताकि ये खुद की पावर और मीटिंग कर सके। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 2 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आपका DTAP, ठीक है, और साथ ही साथ आपका CDL और इसके साथ साथ में DCC। अब इन तीनों के बारे में जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेंशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है आपसे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप ब्रेनडेस्क EDU, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे डिजिटल डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको एक लेक्चर्स और देखने को मिलेंगे जिसमें हमने आपसे वादा किया था या बोला था कि हम हर एक अमेंडमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम उसको भी डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर आपका आएगा जितने भी आप कमेटीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी चोपड़ा कमेटी थी, ठीक है, हाथी कमेटी थी, मुदालियर कमेटी थी, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक ही लेक्चर में, सारी की सारी कमेटी। और ये जितनी भी कमेटीज़ रहेंगी आपकी वो ऐसे नहीं रहेंगी एक कमेटी हमने डिस्कस किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे कि पहले कौन सी कमेटी बनी, फिर दूसरी कौन सी कमेटी बनी और आज के टाइम पे कौन सी कमेटी चल रही हैं, ताकि आपको अपडेट और करंट नॉलेज के हिसाब से चीज़ें पता चल सकें। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़िए हमारे साथ, इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।